भारत। आज हम क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट करेंगे। हिस्ट्री हम कवर करने जा रहे हैं। पहले आपको जैसे कि बताया था मैंने, 6th क्लास में हमें प्राचीन भारत का आधार जो हमारा बेस है वो क्लियर हो जाएगा, और 7th क्लास में मध्यकालीन और 8th क्लास में हमारा आधुनिक भारत, और 9th और 10th विश्व इतिहास के लिए है, और 11th और 12th में रामचंद्र शर्मा प्राचीन भारत के लिए, सतीश चंद्रा मध्यकालीन भारत के लिए, और विपिन चंद्रा आधुनिक भारत के लिए बुक्स हैं। आमतौर पर जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट होते हैं वो इतना कवर करते हैं, बहुत अच्छे से कवर करते हैं, तो भी उनका ऑप्शन तक का कवर हो जाता है लगभग, लेकिन ज़्यादा करने के लिए वो मणिकांत सर के नोट्स कवर करते हैं। तो हम आपको मणिकांत सर के नोट्स भी करवाएंगे, और आज हम इसी क्रम में पहला चैप्टर क्लास 6 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसमें आपको जब हम किसी भी देश का इतिहास लिखते हैं, किसी भी उपमहाद्वीप का इतिहास लिखते हैं, तो उसके हमें साक्ष्य तो चाहिए ना। हमें किसके आधार पर हम इस इतिहास को लिखने जा रहे हैं, इस उपमहाद्वीप के इतिहास को लिखने जा रहे हैं, तो इसके लिए हमें साक्ष्य चाहिए, स्रोत चाहिए। तो जो स्रोत होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक साहित्यिक स्रोत होते हैं जो लिखित रूप में मिलते हैं, ग्रंथ रूप में मिलते हैं, और एक पुरातात्विक स्रोत होते हैं जो हमें, जैसे कि प्राचीन भारत में अब हमें सिंधु घाटी सभ्यता मिली है, हमने उसका ऊर्ध्वाधर और क्षेत्रीय खनन किया है, तो वहाँ से हमें वहाँ के प्राचीन सभ्यता मिली है पूरी बसी हुई, और वहाँ से उनके मृद भांड, उनके जूते हुए खेत, और भी बहुत कुछ मिला है हमें। तो ये क्या है, ये साक्ष्य है, ये पुरातात्विक साक्ष्य है। किसी भी देश के इतिहास को लिखने के लिए, किसी महाद्वीप के क्षेत्र विशेष के इतिहास को लिखने के लिए हम दो तरह के स्रोत का प्रयोग करते हैं। पहला साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत है। तो जैसे कि हमारे हिस्ट्री ऑप्शनल जब हम रखते हैं तो उसमें पहला जो टॉपिक दिया हुआ है प्राचीन भारत का, जो फर्स्ट प्रश्न पत्र का, वो भी यही है, स्रोत। तो उसमें भी दो तरह के स्रोत होते हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। तो जब मैं आपको स्टॉप बोलूँ तो इसका मतलब है कि मैं चैप्टर से हटकर आपको बाहर समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और जब मैं स्टार्ट बोलूँ तो इसका मतलब मैंने जिस लाइन पर पढ़ना रुकी थी उसी लाइन से शुरू हो रही हूँ। तो शुरू करते हैं। पूरी लगन के साथ चैप्टर को ध्यान से पढ़ें। क्या, कब, कहाँ और कैसे। रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी, 100 साल पहले। यह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो, या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है? अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? स्टॉप। जहाँ पर आपको यह बताने की कोशिश की जा रही है, जो मैंने आपको अभी बताया, भी किसी भी क्षेत्र विशेष के इतिहास को लिखने के लिए वहाँ पर हमें स्रोत चाहिए, और स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक साहित्यिक स्रोत और दूसरे पुरातात्विक स्रोत। और अब आपको अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे हम आधुनिक काल के बारे में जानते हैं कि आधुनिक समय में लोगों का रहन सहन, उनका खान पान, उनका व्यवहार, धर्म, रीति रिवाज, उनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति, स्त्री की स्थिति, कृषि अर्थव्यवस्था आदि को समझ सकते हैं। इसी तरह हम प्राचीन काल के बारे में भी जान सकते हैं। तो अगला टॉपिक है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। स्टार्ट। अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक
खेल देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे? लोग कहाँ रहते थे? स्टॉप। अब इस टॉपिक में आपको ये बताया जा रहा है कि आरंभिक समय में जब भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीन अतीत से इतिहास लिखना शुरू करते हैं, तो फिर हम सबसे पहले जानते हैं कि जो मानव आरंभिक मानव ने कहाँ रहना शुरू किया। उसे अपने जीवन के अनुकूल कहाँ की परिस्थितियाँ लगी जहाँ पर वह अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी ज़रूरतों को मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हुए वहाँ पर निवास करे। तो यहीं आपको बताया गया है कि लोग कहाँ रहते थे। आरंभिक आरंभिक जो समय था, प्रारंभिक समय था जो मानव के स्थायी निवास का, तो वह कहाँ रहते थे। स्टार्ट। मानचित्र फर्स्ट में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। जहां रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। जो जानवरों का अखेट मतलब शिकार भी करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसी पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य क्षेत्र ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। स्टॉप। अब आपको इस टॉपिक में इस जो पैराग्राफ में ये बताया गया है कि सबसे पहले तो लोग कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। ये नीचे देख लो आप, ये रही नर्मदा नदी, यहाँ से निकलती है। विंध्य पहाड़ियां और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में बहती है, जहां से निकलकर जो है कहाँ गिरती है? अरब सागर में जाकर गिरती है। और इसके समानांतर ही जो इसके नीचे है वो सतपुड़ा पहाड़ियों के नीचे ताप्ती नदी बहती है और ये भी इसके समानांतर बहती हुई अरब सागर में जा गिरती है। तो आरंभिक मानव कहाँ रहता था? आरंभिक मानव जहाँ रहता था, ठीक है। और जहाँ आसपास जो जंगल होते थे जहाँ से वह कंदमूल आदि इकट्ठा करता था, उनका संग्रहण करता था और साथ में शिकार भी करता था। और फिर आपको ऊपर बताया गया है कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां, जैसे सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां हैं, यह वह स्थान है जहां पर 8,000 वर्ष पूर्व, यानी आप ईसा पूर्व की बात करोगे तो आप 2000 साल घटा दीजिए। वर्तमान में अभी 2021 चल रहा है, तो लगभग 2000 साल घटा दें आप 8,000 में से, तो कितने बच गए? 6,000 साल बच गए। तो 6,000 ईसा पूर्व पहले क्या था? जहां पर लोग रहते थे और जहां पर लोगों ने गेहूं, जौ आदि उपजाना भी शुरू कर दिया था यहाँ पर, ठीक है। और फिर आपको बताया गया है कि गारो खासी की पहाड़ियां, ये हमारे वर्तमान में जो मेघालय स्टेट है वहाँ है गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियां। और साथ में आपको बताया गया है यह विंध्य पहाड़ियों के ऊपर का क्षेत्र है। ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसके समकालीन थे। और जहाँ पर भी कृषि का विकास हुआ था, जहाँ गारो खासी पहाड़ियों में भी हुआ था। और जो सबसे पहले चावल जो उपजाया गया था वो उपजाया गया था विंध्य पहाड़ियों के ऊपर वाले क्षेत्र में, ठीक है। आपको ये इन टॉपिक्स में बताया गया है जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। उत्तर पूर्व के गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य क्षेत्र ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे, जो कि मैंने आपको बता दिया, विंध्य के उत्तर में जहां पर क्या थे? स्थित थे। स्टार्ट। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों के नगरों का विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व हुआ। स्टॉप। अब इस टॉपिक में आपको ये बताया गया है, अब आप डायग्राम में चलो। मानचित्र में इसमें आपको बताया गया है कि सिंधु घाटी नदी, सिंधु क्या है? सिंधु नदी ये है, सिंधु नदी ये है। आपको पता है कि सिंधु नदी वर्तमान में कहाँ से निकलती है? जहाँ जो है ना ये तिब्बत का क्षेत्र है, जहाँ पर मानसरोवर झील है,
यहाँ से निकलती है और ये नदी बहती हुई लद्दाख को, जम्मू कश्मीर को पार करते हुए ये जो है इधर गिरती है। तो इसकी सहायक नदी है, इसकी 5 सहायक नदियाँ, झेलम नदी होगी, चिनाब नदी होगी, रावी नदी, व्यास नदी, सतलुज नदी, ठीक है। और उधर से काबुल नदी वो उधर पाकिस्तान वाले इलाके से आती हैं। तो ये नदियाँ क्या थी, यहाँ पर 4700 वर्ष पूर्व, यानी ये तो अब से वर्तमान से लेकर 4700 वर्ष बोला है पहले, लेकिन जब ये ईसा पूर्व बोले, अब आप 2000 साल घटा दो तो कितने बचे, 2700। तो जहाँ पर 2700 साल पहले क्या था, जहाँ पर स्थायी निवास हुआ और जहाँ पर बस्तियां बसी, जैसा कि आपको नीचे दिखाया गया है। अब आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझाएगा। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। जहाँ पर नगर फले फूले, जो मैंने अभी आपको क्षेत्र दिखाया है, वहां पर क्या फूले, नगर फले फूले, ईसा पूर्व 2700 ईसा पूर्व। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व हुआ। 2500 ईसा पूर्व बोले हैं, नो 2500 वर्ष पूर्व बोल रहे हैं। अब आपको ना ये कंफ्यूज कर सकता है। अब जैसे मुझे बार बार में कंफ्यूज कर, ईसा पूर्व का मतलब है यीशु मसीह से पहले, और वर्ष पूर्व का मतलब है कि आज का जो समय है 2000, इसे भी इंक्लूड कर लिया गया है, मतलब कि साथ में मिला लिया गया है। तो जब अब देखो, अब मानचित्र में ले लो वापस, वहां आपको अच्छे से समझाएगा। यह जो इलाका है, जो सिंधु घाटी नदियों की जो सहायक नदियों वाला ये जो इलाका है, यहाँ पर लगभग ईसा पूर्व की बात करेंगे हम, ईसा पूर्व की। तो यहाँ पर लगभग 2700 ईसा पूर्व नगर बसे, जहाँ पर 2700 ईसा पूर्व नगर बस चुके थे, ठीक है। और ये जो इलाका है, जो गंगा नदी वाला, और जहाँ यहाँ पर मगध साम्राज्य बसा था ना, तो ये 2500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व बोल रहा है। मतलब ईसा पूर्व कितना हो गया, 2000 साल घटा दो तो कितना बचा, 500 ईसा पूर्व जहां पर नगर बसे। तो देखो यहाँ पर इस इलाके में कितने साल पहले ही नगर बस चुके थे, जहाँ नगरों का विकास हो चुका था, उद्भव हो चुका था। लेकिन यहाँ पर जो नगरों का उद्भव हुआ है वो लगभग 500 ईसा पूर्व हुआ है, ये आपको बताया गया है। आपको ये क्षेत्र बहुत ही अच्छे से ध्यान रखने हैं और इसको अपने माइंड में व्यवस्थित करते जाना है। स्टार्ट। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। स्टॉप। अब आपको पहले तो नर्मदा नदी के बारे में बता दिया, अभी आरंभिक मानव वहां रहता था। फिर आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया गया, ठीक है। 4700 वर्ष पूर्व वहां पर लोग बसे थे, मतलब 2700 ईसा पूर्व, ठीक है। वहां पर नगर केंद्रों का विकास हुआ था। फिर आपको जो मगध साम्राज्य है, जो मगध साम्राज्य लगभग 500 ईसा पूर्व गंगा नदी और उसके दक्षिणी हिस्से में बसा, यह बताया गया है। फिर आपको लगभग पहले जो बताया गया था अभी लगभग 6000 ईसा पूर्व
सिंधु घाटी वाले जो क्षेत्र है, जो नदी वाला क्षेत्र है, वहाँ पर लोगों ने जौ और गेहूँ उपजाना शुरू कर दिया था। वहाँ पर कृषि का विकास हो चुका था और उसी के समकालीन इधर जो मेघालय वाला क्षेत्र है, जहाँ पर गारो खासी जैंतिया पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर भी क्या हुआ था, भी कृषि का विकास हो चुका था। और विंध्य पर्वत के ऊपर का जो विंध्य पर्वत के ऊपर का जो हिस्सा है, वहाँ पर प्रारंभिक समय में चावल उपजाया गया था। सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया था, तो ये उपजाया गया था विंध्य पर्वत श्रृंखला के ऊपरी हिस्से में। ठीक है, इतने टॉपिक आपको इसमें बताए गए हैं। और फिर आपको ये बताया गया है कि जो प्राचीन समय में जो लोग थे वो यात्राएं क्यों करते थे, जहाँ तो वह धर्म का प्रसार करने के लिए करते थे, जहाँ फिर वो युद्ध के कारण करते थे, जहाँ फिर कुछ मूल्यवान वस्तुओं को अपनी आवश्यकता अनुसार जो उनकी जरूरी वस्तुएं थी उसे लाने के लिए करते थे, जहाँ फिर वो जो सेनाएं थी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विजय हासिल करने के लिए काफिलों में या फिर जाते थे, तो इसके लिए वो यात्रा करते थे। तो यहाँ तक आपको टॉपिक समझ आ गए। आपको टॉपिक पहले रीड किया गया है और फिर उसका सारांश आसान भाषा में समझाया गया है। आशा आपको समझ आ गया होगा। अब अगला टॉपिक है कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। स्टार्ट। एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियां, पर्वत और समुद्री इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा देश के नाम। अब हमारे भारतीय देश का नाम कैसे पड़ा। अब पहले जो आपको क्या बताया जा रहा है, पहले आपको ये बताया जा रहा है कि प्राचीन समय में क्या हो रहा था कि लोग बसे हुए थे, उनकी सभ्यताएं थी। अचानक क्या हुआ था कि उनकी जो सभ्यता थी वो समाप्त हो गई थी। तो जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा कि साहित्यिक और पुरातात्विक जो इनके साक्ष्य हैं, इनके आधार पर इतिहास लिखा गया। अब आपको इस टॉपिक में आपकी आधार मजबूत किया जा रहा है कि प्रारंभिक मानव कहाँ रहता था, उसने कृषि का विकास कहाँ कहाँ किया, सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया, नगर केंद्रों का विकास पहले कहाँ हुआ, इसके बाद नगर केंद्रों का विकास कहाँ हुआ, यह आपको बताया जा रहा है। और अब आपको बताया जा रहा है कि हमारे देश का, हमारे उपमहाद्वीप का नाम कैसे पड़ा, ये आपको बताया जा रहा है। ठीक है, अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। एटलस बुक है। ईरान और यूनान आपको पता है कि पाकिस्तान के जो परली साइड पड़ता है वो ईरान है, और जो यूनान है वो इटली है ना, आज का क्षेत्र, वहाँ जो पुराने समय में उसे यूनान कहते थे। लगभग 2500 वर्ष पूर्व, मतलब कि ईसा पूर्व 500 वर्ष पूर्व, उत्तर पश्चिम की ओर से अवड़ने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। स्टॉप। इस टॉपिक में आपको बताया गया है कि हमारे देश जो वर्तमान में हम इंडिया कहते हैं, इसका नाम जो है कैसे पड़ा। तो इंडिया जो शब्द है यह किससे निकला है, पहले तो आपको यह बताया गया कि यह इंडस से निकला है। अब इंडस में, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, वो इंडस कहेंगे तो हम क्या कहेंगे, सिंधु कहेंगे। ठीक है, और ईरान और जो यूनान के लोग हैं वो लगभग 500 ईसा पूर्व, कब, लगभग 500 ईसा पूर्व हमारे देश में आए। और उन्होंने क्या किया कि जो हमारे सिंधु नदी उत्तर पश्चिम में ही है, तो सिंधु नदी उत्तर पश्चिम में जो रहने वाले जो लोग थे उनके लिए उन्होंने क्या किया, एक नाम का प्रयोग किया। उस नाम का प्रयोग था भरत। उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह को उन्होंने क्या किया, भरत कहा।
और उन्होंने क्या किया भी, जो ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस कहा, जो सिंधु नदी थी उसको उन्होंने हिंदोस कहा। और हिंदोस और इस नदी के जो पूर्व में जो लोग रहते थे, जब भूमि प्रदेश था, उसे इन्होंने इंडिया कहा। और तभी से हमारे देश का नाम एक तो भारत पड़ा है और एक इंडिया पड़ा है। ठीक है, अब इस समूह का जो उल्लेख है ना, जो भारत नाम जो उन्होंने दिया था, इस समूह का उल्लेख भी मिलता है हमें प्राचीन ग्रंथों में, जो लगभग 3500 वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व नहीं, 3500 वर्ष पूर्व, यानी 2000 साल घटा दो तो लगभग 1500 वर्ष ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो चुकी थी। 1900 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन पूरी तरह हो चुका था। उसके बाद हमारी वैदिक सभ्यता शुरू हो गई थी। तो लगभग 1500 ईसा पूर्व में हमारे जहाँ सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद ये लिखे गए थे, और उसी में एक कृति है यज्ञवेद। इसमें हमें भरत नाम का उल्लेख मिलता है, भरत समूह का भी उल्लेख मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए भी होने लगा। ठीक है, आपको जो पैराग्राफ समझ आ गया होगा। इधर साइड में देखो, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ, जो नीचे चित्र दिखाया गया है। स्टार्ट। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। बुर्ज पेड़ की शाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो, जो नीचे दिखाई गई है। स्टॉप। अब देखो, आपको इसमें क्या बताया गया, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ आपको दिखाया गया नीचे। पांडुलिपि क्या होती थी भी, एक पेड़ होता था, उसकी जो एक जो पेड़ जिसे हम ताड़पत्र कहते हैं, ताड़पत्र क्या है, ये क्या है कि ताड़ के पत्तों को काट, ताड़ क्या है, एक चीज है, पेड़ मान लो, ताड़ के पत्तों को क्या करते थे, वो काटते थे और फिर उनसे अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध देते थे और फिर उस पर लिखते थे। ठीक है, एक तो वो ताड़ के पत्रों का प्रयोग करते थे पांडुलिपियां लिखने के लिए। ठीक है, एक वो पेड़ था, मतलब कि बुर्ज नामक एक पेड़ था, उसकी शाल होती थी, शाल, उसका प्रयोग करते थे पांडुलिपि लिखने में। ठीक है, तो ये जो नीचे दिखाई गई है, ये जो पांडुलिपि लिखी हुई है, ये ताड़ के पत्ता, ये पत्ता है किसका, ताड़ का पत्ता है, ताड़ एक पेड़ है, ये उसका पत्ता है, उस पर यह लिखी हुई है। ठीक है, तो ये आपको बताया है। तो अब प्राचीन समय में क्या करते थे लोग कि लिखने के लिए किन जो दो चीजों का प्रयोग करते थे, तो आप ये भी बता सकते हैं कि एक तो ताड़ के पत्तों का प्रयोग करते थे। ताड़ के पत्तों को वो तोड़ काट कर उनको एक व्यवस्थित रूप में उनमें छेद करके उन्हें किताब का रूप देते थे और फिर उसमें लिखते थे। ठीक है, और एक क्या था भी, बुर्ज नामक पेड़ की छाल होती है, छाल होती है, उस पर वह लिखते थे। तो इस तरह हमें प्राचीन जो समय के जो हमें साहित्यिक स्रोत इससे भी मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा प्राचीन नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि जो पेड़ थे, पेड़ के पत्ते थे, तो इसलिए यह नष्ट हो गए। लेकिन जो संभी रही जो पांडुलिपियाँ, उससे भी हमें प्राचीन समय की जानकारी मिलती है। तो ये दो साक्ष्य हो गए। आपको पांडुलिपि, ताड़पत्र का मैंने पांडुलिपि भी दिखा दी। आगे टॉपिक दिया, अतीत के बारे में कैसे जाने, तो वही साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत के बारे में आ गया है कि हम उनके बारे में कैसे जाने। तो स्टार्ट। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना भी है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिक शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की शाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। स्टॉप। अब इसमें आपको क्या बताया गया, अतीत के बारे में कैसे जाने, तो अतीत के बारे में जो साहित्यिक स्रोत से हम जानते हैं, उसमें पांडुलिपियां भी आती हैं। और पांडुलिपियों पर, पांडुलिपि अब किस पर लिखते थे, तो जो है एक तो ताड़ के पत्तों पर लिखते थे, और दूसरा वो जो हमें हिमालय वाले क्षेत्र में जो मिलती हैं, बुर्ज नामक पेड़ मिलता है, उसकी शाल पर लिखते थे।
ये क्या है? प्राचीन पांडुलिपि है। इसे पांडुलिपि क्यों कहते हैं? ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इसको पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट है। और शब्द जो ये शब्द है, शब्द लैटिन शब्द मैन्यू जिसका अर्थ हाथ है से निकला है। ठीक है, तो मैन्यू का अर्थ होता है हाथ। ठीक है, हाथ से लिखे होने के कारण इसे पांडुलिपि भी कहते हैं। तो ये प्राचीन इतिहास को जानने के ये भी अच्छे स्रोत हैं जिसे हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं। स्टार्ट। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे जहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग प्राय आम लोग करते थे। स्टॉप। अब यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि हमें प्राचीन इतने वर्षों में जो ये पांडुलिपियां थी वो कुछ तो मैंने आपको बताया कि जैसे नष्ट हो गई हैं, लेकिन कुछ जो पांडुलिपियां हैं जो ताड़पत्रों पर या फिर बुर्ज नामक पेड़ की शाल पर लिखी जाती थी प्राचीन समय में, वो बच गई हैं। और वो बची हुई कहाँ मिली है? वो मंदिरों और विहारों में मिली है। अब इन पांडुलिपियों में लिखा क्या था? तो इन पांडुलिपियों में, इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं के बारे में, व्यवहार, राजाओं का जीवन कैसा था उसके बारे में, प्राचीन समय में औषधियाँ इलाज के लिए कौन कौन सी यूज करे, विज्ञान कैसा था, उनके बारे में चर्चा मिलती है इन पांडुलिपियों में। ये अब इन पांडुलिपियों के अलावा भी होते थे साहित्यिक स्रोत। तो इसके अलावा क्या क्या होते थे? महाकाव्य होते थे, कविताएं होते थे तथा नाटक भी हैं। और ये जो हैं ये महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक जो संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, क्योंकि जो संस्कृत थी वो प्राचीन समय में राजभाषा मानी जाती थी। और जो आम लोग जो भाषा यूज करते थे उसे हम प्राकृतिक भाषा कहते थे। इसमें प्राकृतिक और तमिल भाषा आ जाती थी जिसे आम लोग यूज करते हैं। तो आपको यह पैराग्राफ समझ आ गया है? आगे हम पढ़ते हैं। स्टार्ट। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक तथा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। स्टॉप। अब आपको इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि जो पीछे मैंने आपको पांडुलिपियां और ताड़पत्रों के बारे में बताया है ना, ताड़पत्रों और भोजपत्रों, उस पर वो साहित्यिक स्रोत हैं, वो लिखे हुए स्रोत मिलते हैं। अब पूरा तात्विक स्रोत, ये अभिलेख भी साहित्यिक में ही आते हैं, लेकिन ये जो हैं ये कठोर सतह पर लिखे जाते थे। वो तो पत्तों पर लिखे जाते थे, जहाँ पर शाल पर लिखे जाते थे, बुर्ज नामक पेड़ की शाल पर। लेकिन ये जो अभिलेख हैं, अभिलेख जो होते हैं जो पत्थरों पर लिखे जाते थे, कठोर सतह पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। अब ये उत्कीर्ण क्यों करवाए जाते थे? तो ये जो प्राचीन जो समय में जो राजा वगैरह जो अपने आदेश को अपनी प्रजा में फैलाने के लिए भी इसका प्रयोग करते थे, कठोर सतहों पर लिखवाते थे और फिर इसे रास्तों के किनारे लगवाया जाता था, जिससे कि अशोक ने बहुत अपने आदेशों को लगवाया हुआ है अलग अलग रास्तों में। तो इसी तरह प्राचीन शासक भी ऐसा ही करते थे। वो अपने आदेशों को अपनी प्रजा में फैलाने के लिए ऐसा करते थे ताकि वो जो उसकी प्रजा है वो उन्हें देख सके, उन्हें पढ़ सकें और जो आदेश जो राजा ने दिए हैं वो उनका पालन कर सके। अब ये जो अभिलेख है सिर्फ जरूरी नहीं है कि ये राजा ही लिखवाते थे, इसके अतिरिक्त रानियां भी लिखवाती थी, स्त्री पुरुषों इनके सहित भी अन्य राजाओं और रानियों के अलावा जो स्त्री पुरुष थे जो थोड़े समृद्ध थे, उन्होंने भी जो है अभिलेख जो है उत्कीर्ण करवाए। तो इसमें अक्सर शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों आदि का लेखा जोखा रखा जाता था इन अभिलेखों में। ये जो साइड में दिया हुआ है, अब हम ये पढ़ते हैं, ये वाला।
स्टार्ट। लगभग 2250 वर्ष पुराना जो है अभिलेख, स्टॉप। आप इसमें से 2250 वर्ष पुराना बोला है इसने, तो इसमें से आप 2000 घटा दो तो कितना बच गया? इतने वर्ष ही पुराना है जो है अभिलेख। वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह जो अभिलेख दिखाई दे रहा है आपको, जो पत्थर पर उत्कीर्ण लिखे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यह अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है, कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया था। इस शासक के विजय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगी। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा है। स्टॉप। इसमें आपको ये बताया गया है कि जब हम ये जो अभिलेख है यह 2 लिपियों में लिखा हुआ है। आपको भाषा समझ आ रही है? अलग अलग लिपियों में लिखा हुआ है। एक तो यूनानी लिपि है और दूसरी अरामेइक लिपि है। ठीक है, जो 2 भाषाओं या लिपियों में लिखा गया है। और जब हम कुछ लिखते हैं तो हम लिपि का प्रयोग करते हैं, और जब हम कुछ बोलते हैं तो हम भाषा का प्रयोग करते हैं। और जब अभिलेख भी है यह 2 लिपियों में लिखा गया है, ये यहाँ बताया गया है। स्टार्ट। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने का क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी? इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी जो प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बड़ी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्द नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। स्टॉप। इस पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है कि जो इन प्राचीन अभिलेखों का, या प्राचीन मूर्तियों का, मृदभांडों का जो अन्वेषण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पुरातात्विद कहते हैं। और जो पुरातात्विद होता है ये जरूरी नहीं है कि ये अकेली जो पत्थर पर अभिलेख लिखे गए हैं उसका ही अध्ययन करें। ये केवल उसका ही नहीं करते हैं, इसके साथ साथ प्राचीन इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन भी करते हैं। और वे औजार जो प्राचीन समय में थे, जो उनके हथियार थे, उनके बर्तन थे, जो वो आभूषण पहनते थे उनका, और जो सिक्कों आदि की भी छानबीन करते हैं। और पत्थर से बनी हुई चीज़ों की और पकी हुई मिट्टी आदि की बनी हुई धातु की वस्तुएं आदि की भी खोज करते हैं। ये इतनी जल्दी नष्ट नहीं होती हैं, इसलिए जो है बची रहती हैं, और जो है हमारे प्राचीन समय के इतिहास को जानने के लिए एक अच्छा स्रोत मानी जाती हैं। इसके अलावा पूरा जो तात्विक जो हमारे विद होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो केवल इन कठोर वस्तुओं की ही खोज करते हैं। वो इसके अलावा प्राचीन जानवरों, चिड़ियों, मछलियों आदि की हड्डियां भी ढूंढते हैं। और साथ में वो इससे उनके प्रजनन के बारे में पता चलता है। ठीक है, और इसके साथ साथ वो वनस्पतियों आदि के अवशेष भी शायद बच जाते हैं मुश्किल से। तो इससे प्राचीन समय के पर्यावरण, मौसम के बारे में जानकारी भी मिलती है। तो पुरातात्विद कौन होता है और इसके कार्य क्या होते हैं, या कौन कौन से चीज़ों को प्राचीन भारत के इतिहास को समझने के लिए इकट्ठा करते हैं, इसके बारे में इस पैराग्राफ में सारा का सारा आपको समझाया गया है। अब अगला टॉपिक है आपका, क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिले होंगे? तो ये पढ़ते हैं। स्टार्ट। पांडुलिपियां अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। स्टॉप।
इस पैराग्राफ में आपको यह बताया गया है कि इतिहासकार कौन होता है। अब देखो, पांडुलिपियां, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञान जानकारियों के लिए जो इतिहासकार है ना, वो प्राय किसका प्रयोग करते हैं? वो स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। हमें स्रोत ही तो मिले हैं, हमें पांडुलिपियां मिली हैं, तो ये स्रोत ही तो हैं प्राचीन समय के इतिहास को जानने के लिए। अभिलेख मिले हैं तो ये स्रोत ही हुए। पुरातत्व मिले हैं, मतलब कि प्राचीन मर्दबाण, सिक्के, बर्तन, आभूषण, उपकरण, ये सब कुछ मिले हैं। तो ये क्या है, ये स्रोत ही तो है प्राचीन समय के इतिहास को जानने के लिए। अब इतिहासकार कौन होता है? इतिहासकार वो होता है जो अतीत का अध्ययन करता है। अब स्रोत से प्राप्त होते ही वो, अब देखो, हमने किसी भी साहित्यिक स्रोत में पढ़ा, हमने किसी ग्रंथ में पढ़ा कि जहाँ पर प्राचीन समय में इतनी बड़ी सभ्यता रहती थी और जहाँ पर के राज्य ऐसे थे, उनमें वैभव था, कौशल था और जहाँ की प्रजा बहुत सुख में थी, तो हमने वो ग्रंथ में पढ़ लिया। अब हमें क्या विश्वास नहीं हो रहा है, तो हम क्या जाएंगे, उस जगह पर जाएंगे, उसका उत्खनन करेंगे, जहाँ क्षैतिज उत्खनन करेंगे, जहाँ फिर ऊर्ध्वाधर उत्खनन करेंगे, और फिर हमें वहाँ से यदि अवशेष मिलते हैं तो हमें ये प्रूफ मिल जाता है कि हाँ, जो उस ग्रंथ में लिखा हुआ है वो सत्य है। वो जहाँ साबित होता है, इन स्रोतों से जो हमें जानकारी मिलती है, जो साबित होता है कि प्राचीन समय में वाकई में जहाँ पर इतने इतने बड़े बड़े शासक रहा करते थे, जहाँ की जनता सुखमय थी और शासकों में बहुत कौशल्य था। तो ये हमें स्रोत मिलते हैं किसी भी चीज़ को जानने के लिए, और जब हमें स्रोत मिल जाते हैं तो वहाँ के इतिहास को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा रोचक हो जाता है। तो इन स्रोतों की सहायता से हमें धीरे-धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं, तो हमें अतीत के बारे में है, तो फिर हम इतिहास को लिखना शुरू करते हैं। इतिहासकार तथा जो पुरातात्विद क्या होते हैं, वे उन जासूसों की तरह होते हैं जो इन सभी स्रोतों का जो प्रयोग है, भले पांडुलिपियां हों, अभिलेखों हों, पुरातात्विक स्रोत हों, सबका प्रयोग एक सुराग के रूप में करते हैं भी हाँ, यह चीज थी। अब हमें जो है इतिहास में जब हम लिख रहे हैं तो हमें जो उसमें भी लिखनी चाहिए। अब आपको शायद यह पैराग्राफ समझ आ गया होगा। आगे का टॉपिक है अतीत एक या अनेक। स्टार्ट। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है, जहां अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है? ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए, पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए, आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह पर द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। स्टॉप। आपको इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि इतिहास एक या अनेक है। अब इस पैराग्राफ में आपको इस बात को समझाने की कोशिश की जा रही है कि सभी वर्गों के लोगों का जीवन अलग अलग होता है। जैसे जो साधारण पशुपालकों को का और जो कृषि उपजाते थे, जो किसान थे, उनके जीवन का इतिहास राजाओं और उस समय की रानियों के जीवन के इतिहास से अलग था। इसी तरह वहाँ के व्यापारियों के जीवन का इतिहास, वहाँ के जो शिल्पकार थे, उनके जीवन के इतिहास से अलग था। तो इतिहास एक नहीं है, इतिहास अनेक है, सभी का इतिहास अलग अलग है। इस टॉपिक में जो है समझाने की कोशिश की जा रही है। अब वर्तमान में क्या हो रहा है कि वर्तमान में आज मानव इतना आधुनिक हो गया है, लेकिन फिर भी जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो लोग रहते हैं, वो आज भी मछलियां पकड़कर और कंद मूल शिकार करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो उनका इतिहास अलग हुआ। अब हम आधुनिक बन चुके हैं, तो हमारा इतिहास क्या हुआ? अब आगे की पीढ़ियां आएंगी तो हमारा इतिहास क्या होगा? हमारा इतिहास आधुनिक होगा। तो अब आपको जो पैराग्राफ है समझ आ गया होगा। स्टार्ट।
इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा-जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा-जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालाँकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। स्टॉप। अब इस पैराग्राफ में क्या बताया गया? इस पैराग्राफ में ये बताया गया कि प्राचीन समय में शिल्पकारों का जीवन व्यापारियों के जीवन से अलग था। साधारण पशुपालक और कृषि जो किसान थे, उनके जीवन का इतिहास वहाँ के राजा और रानियों के जीवन के इतिहास से अलग था। लेकिन हमें वहाँ के जो शासक और रानियाँ थी प्राचीन समय के बारे में, उनके बारे में तो जानकारी मिलती है, क्योंकि उन्होंने अभिलेख लिखाए, उन्होंने साहित्यिक स्रोत में उनकी जानकारी हमें मिलती है। लेकिन हमें जो साधारण किसान, पशुपालक ये जो थे, इनके बारे में जानकारी बहुत कम मिलती है। अब इन्होंने इतिहास में अभिलेख वगैरह नहीं लिखाए, ना ही कोई अभिलेख उत्कीर्ण करवाए, या करवाए भी तो बहुत कम करवाए। तो इनके बारे में हमें जानकारी फिर कहाँ से मिलती है? तो इनके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, वो हमें सिर्फ़ पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। वहीं उनके मृदभांडों, उनके खेतों में प्राचीन ढूँढते हैं, तो उनसे ही उनके बैल, उनके जो खिलौने होते थे, बैल टाइप के जो खिलौने बनाए जाते थे, उनसे हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन हमें उनके बारे में विस्तृत जानकारी साहित्यिक स्रोतों से जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि वो ये जो साहित्यिक स्रोत लिखवाते ही नहीं थे। तो हम प्राचीन समय के कृषकों, पशुपालकों और साधारण मजदूरों के जीवन के इतिहास को जानने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ लगभग पूरी रीति से हम पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर हैं। साहित्यिक स्रोत हमें उनके बारे में नहीं मिलते हैं। साहित्यिक स्रोत हमें केवल राजाओं और रानियों के और समृद्ध लोगों के ही मिलते हैं। इस पैराग्राफ में आपको यही बताने का प्रयास किया गया है। अगला टॉपिक है तिथियां का मतलब। तिथियों का मतलब। स्टार्ट। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करते हैं। स्टॉप। इस पैराग्राफ में आपको यही समझाने का प्रयास किया गया है कि हम तिथियां कैसे बताते हैं। अब आपसे कोई पूछ ले भी जो है घटना कब होगी हुई, हम उस वर्ष के बारे में, उस दिन के बारे में, या फिर उस तारीख के बारे में बताते हैं। ठीक है। अब प्राचीन समय की तिथियों को जानने के लिए हम क्या करते हैं, अभी ईसा पूर्व यीशु मसीह का जन्म क्या होता। आज क्या चल रहा है, आज 2021 है, तो 2000 पहले, 2000 वर्ष पहले क्या हुआ था, यीशु मसीह का जन्म हुआ था। तो तभी से गिनती होनी शुरू हुई है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। इस तरह यीशु मसीह के जन्म जब हुआ तो वो 2000 साल, आज से 2000 साल पहले हुआ, तो तब से गिनती होनी शुरू होगी। और जब से यीशु मसीह का जन्म हुआ, यीशु मसीह का, तब से लेकर अब तक लगभग 2021 साल हो चुके हैं। अब इन 2021 साल, आज से 2000 साल पहले से आगे, उससे पिछले समय में के लिए हम ईसा पूर्व, मतलब कि ईसा से पहले शब्द का प्रयोग करते हैं। अब बोल दीजिए आपको भी 1500 ईसा पूर्व आज तक कितने वर्ष हुए, तो 1500 2000 साल पहले कितने वर्ष, 1500 वर्ष हो गए, उनको मिला लो, और अब तक 2000 साल हुए, इनको मिला लो, और मिलाकर कह दो कि 2000 और 1500 3500 साल हो गए हैं। आज 3500 वर्ष पहले, आज से बात करेंगे, अब से बात करेंगे तो 3500 वर्ष पहले, और यदि हम ईसा पूर्व से बात करेंगे तो लगभग 1500 ईसा पूर्व। तो आपको समझ आ गया होगा जो है पैराग्राफ, आपको इसमें सिर्फ इतना ही समझाया गया, तारीख के बारे में बताया गया है। ये वैसे ही है जो आपको पढ़ना नहीं है।
स्टार्ट। इतिहास और तिथियां पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। स्टार्ट। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ईसवी लिखा पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। अब देखो अन्यंतर। अब जब आप आगे भी एनसीईआरटी के चैप्टर पढ़ोगे तो आपको एंडिंग में अन्यंतर दिया होगा, मतलब कि इसी के समकालीन अन्य उपमहाद्वीपों में क्या हो रहा था, ये होता है अन्यंतर। तो अब देखो यहाँ, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। कभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के सभी अभिलेखों में क्या हुआ है, अभी लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। स्टॉप। जैसा कि आपने पीछे जो 2250 वर्ष पूर्व जो अफगानिस्तान के गिरदर में जो अभिलेख मिला है, उसमें 2 लिपियों का प्रयोग किया गया है। वो अभिलेख किसने लिखवाया था, वो अभिलेख आपने अभी पढ़ा, वो अभिलेख अशोक ने लिखवाया था। और उस अभिलेख में 2 भाषाओं और लिपियों का प्रयोग हुआ है, यूनानी और अरामीक। तो यही यह बोल रहा है। स्टार्ट। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था, इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ लगाने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है। स्टॉप। अब आपको जहाँ यह बताया जा रहा है कि प्राचीन समय की जो लिपि जो लिखी हुई है, पहले उन लिपि को समझना होगा तो ही तो हम यह समझ पाएंगे ना भी इसमें लिखा क्या हुआ है, तो ही तो उसको समझ पाएंगे। इसलिए पहले लिपि को समझा जाता है। अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की प्रक्रिया होती है एक, उसके द्वारा उस लिपि को समझा जाता है और फिर उस लिपि को जो लिखा हुआ है उसे पढ़ा जाता है। स्टार्ट। इस प्रकार से ज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है, लगभग 5000 वर्ष पूर्व, जहां राजा रानी रहते थे। स्टॉप। 5000 वर्ष पूर्व का मतलब है कि ईसा पूर्व कितना हो गया, तो ईसा 2000 नहीं 3000 ईसा पूर्व। अब हमारे जहाँ क्या था, अभी लगभग 6000 ईसा पूर्व ही सिंधु घाटी में जौ और गेहूं उगने शुरू हो चुके थे। वहां पर 3000 ईसा पूर्व की बात बोल रहे हैं कि 3000 ईसा पूर्व तो उत्तरी अफ्रीका एक मिस्र देश है, वहां पर लिपि को जानने के प्रसिद्ध लिपि को समझने का प्रयोग शुरू हो चुका था। ये लिपि अलग अलग जो चित्र बनाए हैं उसके 2 लिपियों से इसका मिलान किया गया है। पी को नीचे के से प्रदर्शित किया गया है, टी को नीचे एल से प्रदर्शित किया गया है, इस तरह। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है, जहां से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं एवं लिपियों में है। स्टॉप। अब आपको यहाँ यह बताया जा रहा है कि प्राचीन समय की लिपि और भाषा को जो लिखे हुए हमें स्रोत मिलते हैं उसको समझने के लिए एक 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 प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता था। उस प्रक्रिया का जो आरंभ हो चुका था वो 3000 ईसा पूर्व हो चुका था। कहाँ हुआ था, तो अफ्रीका का उत्तरी क्षेत्र में, अफ्रीका देश नामक में एक रोसेटा नामक मिस्र नामक जो देश है, वहाँ पर रोसेटा नामक कस्बा है, वहाँ पर जो है शुरू हो चुका था। वहाँ पर एक पत्थर मिला है, वहाँ पर 2-3 लिपियां लिखी हुई है एक ही लेख पर, वहाँ पर जो है प्रयोग शुरू हो चुका था। स्टार्ट। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि जहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए
मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, जहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके। स्टॉप। अब आपको यह यहाँ बताया क्या गया है कि यहाँ पर एक पत्थर मिला है, उत्कीर्ण पत्थर मिला है और उस पर क्या भी एक लेख लिखा गया है, और वो जो लेख है वो 3 भिन्न-भिन्न लिपियों और भाषाओं में लिखा गया है। यूनानी मिस्री लिपि 2 प्रकारों का, ठीक है। अब कुछ जो विद्वान थे वो यूनानी जो भाषा थी पुरानी, जो इटली में थी जो यूनानी भाषा, उसको जानते थे। अब उन्होंने जब जो पत्थर पर जो लेख है वो 3 भाषाओं में लिखा हुआ है, जब उन्होंने यूनानी वाली लिपि को पढ़ लिया, तो उन्होंने जो ऊपर की 2 लिपियाँ थी उसको भी समझने की कोशिश की। अब उन्होंने कैसे कोशिश की? उन्होंने पढ़ के उन्होंने बताया कि जहाँ पर जो राजा और रानियों के नाम थे वो एक फ्रेम में दिखाए जाते थे, जिसे हम कारतूस कहा जाता था। विद्वानों ने मिस्री तथा विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल-बगल मद की ऊपर-नीचे रखा और फिर यूनानी शब्दों को, यूनानी वर्डों को मिस्री के साथ मिलाकर मिस्री लिपि को समझने की कोशिश की। यही बात यहाँ पर बताई जा रही है। मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों को पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, जहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हुए हैं। अब एक दूसरी लिपियों को समझकर, जो वो लिपियाँ समझ आ गई, वो अक्षर कैसे लिखते थे, वो जब समझ आ गया, तो फिर जो मिस्री भाषा में जो दूसरे लेख लिखे हुए थे वो भी उनको समझ में आने लगे, और इस तरह उन्होंने प्राचीन शासकों का इतिहास लिखना आरंभ किया। हम आज तक उन्होंने इस तरह लिपि को समझने का प्रयोग किया, लेकिन हम आज तक सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो हम नहीं पढ़ पाए। यदि हम समझ लें, उसको पढ़ लें, तो हमें लगभग 2700 ईसा पूर्व से लेकर के वहाँ की जानकारी, वहाँ के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी मिलना आसान हो जाएगा। इसके साथ आज का हमारा जो हमने फर्स्ट टारगेट रखा था कि हम चैप्टर को रीड करेंगे और उस पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे, आपको इसमें बता दिया गया है। अब हम इसके नोट्स पर जाएंगे। एक बार चैप्टर आपको दोबारा दिखा देते हैं। इसमें पहले आपको कैसे पता लगाएं कि प्राचीन समय में या कुछ दिन पहले या कुछ वर्ष पहले क्या हुआ था, तो ये बताया गया है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? हम बहुत कुछ जान सकते हैं। उनका खाना-पान, रहन-सहन, उनका व्यवहार, उनके रीति-रिवाज, ठीक है? फिर आरंभिक समय में लोग कहाँ रहते थे, मैंने आपको बताया नर्मदा तट पर, जहाँ पर कृथर और सुलेमान पहाड़ियाँ आपको बताई गई थी, और इधर मेघालय में गारो खासी जयंतिया के बारे में बताया गया था। और फिर आपको विंध्य पर्वत की ऊपर की जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर सबसे पहले चावल उपजाया गया था, यह बताया गया। फिर आपको बताया गया कि सिंधु नदी और इसकी सहायक नदी में लगभग 2700 ईसा पूर्व नगर बस चुके थे, और लगभग 500 ईसा पूर्व गंगा नदी के दक्षिणी हिस्से में भी नगरों का उद्भव हो चुका था। फिर आपको गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के बारे में बताया गया, जहाँ पर मगध साम्राज्य बसा था, ये आपको बताया गया। फिर आपको बताया गया कि जहाँ पर जो लोग थे, जो यात्राएं क्यों करते थे, कैसे करते थे, आपको ये बताया गया। फिर आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, तो उनके बारे में बताया गया है यहाँ पर। फिर हमारे देश का नाम कैसे पड़ा, इंडिया, ठीक है, इसके बारे में बताया गया। लगभग 500 ईसा पूर्व यहाँ पर यूनानी और ईरानी आए थे, उन्होंने सिंधु नदी को हिंदोस कहा, और हिंदोस और इस सिंधु नदी के जो पूर्व में लोग रहते थे, उन्हें जो भू क्षेत्र था उसके लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया, और सिंधु नदी के क्षेत्र में, इलाके में जो बड़ा समूह रहता था उसके लिए भारत नाम का प्रयोग किया, और इस तरह हमारे देश का नाम भारत और इंडिया पड़ा। और भारत जो समूह का जो वर्णन है वो हमें लगभग 1500 ईसा पूर्व या 3500 वर्ष पूर्व लिखी हुई ऋग्वेद कृति में भी मिलता है। और अब अतीत के बारे में कैसे जाने, तो साहित्यिक स्रोत जैसे पांडुलिपि और भुर्ज के जो शाल होती है उस पर लिखे हुए साहित्यिक स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है।
तो हाथ से लिखे होने के कारण इन्हें पांडुलिपि कहते हैं। इनमें क्या-क्या जानकारी मिलती है? इनमें हमें प्राचीन पुस्तकों में हमें धार्मिक मान्यता, व्यवहारों, राज्यों के जीवन, औषधियाँ, विज्ञान आदि के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त हमें महाकाव्य, कविताएँ तथा नाटक भी मिलते हैं और इनसे भी हमें जानकारी मिलती है प्राचीन समय के बारे में। ये जो संस्कृत ये काव्य और महाकाव्य थे जो संस्कृत में लिखे जाते थे, क्योंकि ये राजभाषा हुआ करती थी संस्कृत भाषा, और जो प्राकृतिक और तमिल भाषा होती जो आम लोग करते थे। इसके अलावा अब पांडुलिपि के अतिरिक्त हमें अभिलेख भी मिलते हैं। ये भी साहित्यिक स्रोतों में अभिलेख मिलते हैं हमें। अभिलेखों में भी राजाओं के प्राचीन उनके आदेशों, उनके कौन-कौन सी विजय हासिल की, ये उत्कीर्ण करवाए हुए हैं, इनके बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद आपको पुरातात्विद कौन होते हैं, इनका कार्य क्या होता है, जो कैसे अन्वेषण करते हैं, ये बताया गया। प्राचीन इतिहास को जानने के लिए वो सिक्कों, उपकरणों, मृदभांडों आदि के बारे में उनका अन्वेषण करते हैं। इसके साथ-साथ वो कठोर चीज़ों के साथ-साथ वो चिड़िया, मछलियों, जानवरों आदि की हड्डियों का भी अन्वेषण करते हैं और वो क्या करते हैं कि वनस्पतियों के अवशेषों का भी जो मुश्किल से बच जाते हैं, उनका भी अन्वेषण करते हैं, जिससे हमें उनके प्राचीन समय की जलवायु के बारे में भी जानकारी हासिल होती है, जहाँ पर ये बताया गया। अब आगे आपको बताया गया कि क्या पुरातात्विदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? ये आपसे वैसे ही प्रश्न पूछा गया है। अब आगे आपको बताया गया इतिहासकार कौन होते हैं, स्रोत क्या होते हैं? अब स्रोत किसी भी क्षेत्र विशेष का इतिहास लिखने के लिए जो वहाँ के साहित्यिक पुरातात्विक जो स्रोत मिलते हैं, उसके लिए हम स्रोत का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार कौन होते हैं? जो इतिहास को लिखते हैं, वो इतिहासकार होते हैं। इतिहासकार और पूरा जो तात्विद होते हैं, ये जासूसों की तरह कार्य करते हैं, किसी भी चीज़ का सुराग ढूँढते हैं और फिर इतिहास को लिखने में उनसे मदद पाते हैं। अब अतीत एक जाने का आपको बताया गया कि प्राचीन समय में राजा और रानियों का जो जीवन होता था, वो वहाँ के कृषक और पशुपालकों से भिन्न होता था। राजा और रानियों आदि ने तो अपने इतिहास को अभिलेखों, साहित्यिक स्रोतों में लिखवाया, लेकिन साधारण मनुष्यों जैसे पशुपालकों, कृषकों, व्यापारियों, शिल्पकारों आदि ने इतिहास नहीं लिखवाया। तो उनके जीवन के बारे में जानने के लिए हमें केवल पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसमें आपको ये बताया गया है। ठीक है, ये सारा पैराग्राफ में अब तिथियों का मतलब आपको समझाया गया है। भी यीशु मसीह का जन्म आज से 2000 साल पहले हुआ, तो तब से ही गिनती शुरू हुई है, गणना शुरू हुई है और आज 2021 साल हो गए हैं। तो जब गणना शुरू नहीं हुई थी, तो उससे पहले के समय के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करें, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं ईसा पूर्व। जैसे 1500 ईसा पूर्व ऋग्वेद लिखी गई थी। इसके बाद तिथियाँ और इतिहास और तिथियों के बारे में बताया गया। फिर आपको अन्यंतर बताया गया कि इसके समकालीन क्या हो रहा था, उसके बारे में आपको जो लिपियों को कैसे समझ सकते हैं, ये आपको बताया गया है। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर खत्म होता है। अब हम नोट्स पढ़ते हैं। इसके नोट्स नॉर्मल है, आप इसे पढ़ सकते हैं। कल से जो अगला चैप्टर होगा उसके हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। आपको जैसे आज हमने आपको पूरा चैप्टर हर पैराग्राफ पढ़ा और फिर उसका रीड किया, फिर आपको वो समझाया, इसी तरह पहले समझाएंगे, पूरा चैप्टर रीड करेंगे और उसके बाद हम आपको उस चैप्टर के नोट्स भी देंगे। फर्स्ट चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है, तो इसलिए आप कर सकते हैं। इसके साथ आज का हमारा जो है टॉपिक ख़त्म होता है। जय हिंद, जय भारत।